हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में है ये चैप्टर, किस तरीके से उनको हम कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इस चैप्टर का हम ब्रीफ देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होएगा। डिफोरेस्ट्रेशन एंड इट्स कॉजेज, जो हमारी डिफोरेस्ट्रेशन होती है और उनके क्या क्या कारण होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर रिजर्व का हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक होएगा हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज। इस चैप्टर के अंदर हम एंडेमिक स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं और जो डिफरेंस क्या होएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू दोनों के बीच में। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं। रेड डाटा बुक क्या है और उसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। माइग्रेशन क्या होता है और पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है और रिफोरेस्ट्रेशन क्या होता है। मतलब जो डिफोरेस्ट्रेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिफोरेस्ट्रेशन होता है। अब हम इसको स्टडी करते हैं एक एक टॉपिक्स वाइज कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन। तो द टर्म कंजर्वेटिव मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। कंजर्वेशन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारा किसी भी कुछ भी कोई भी मटेरियल होगा या फिर कोई भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का क्या मतलब हुआ, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उनको इस तरीके से रखा जाए ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। जो पाया जाता है जिस तरीके से वो पाया जाएगा उसको उसी तरीके से कंजर्व करना। अब बाकी की स्टडीज करने से पहले, डिस्कस करने से पहले कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरीके से होता है, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बायोस्फीयर जो हम बार बार यहाँ यूज करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में। तो बायोस्फीयर सबसे पहले हमारी एक टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या होता है, एक अर्थ का ऐसा पार्ट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हमारे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अंदर क्या होएगा, एक तो लैंड सरफेस होएगा अर्थ का, दूसरा हमारे पास एटमॉस्फेयर होएगा अर्थ का, एज वेल एज द वाटर बॉडीज होंगी अर्थ की, जैसे पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं। और दिस इज बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लैंड पे भी पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी होते हैं और वाटर बॉडीज के अंदर भी होते हैं। अब जो एनिमल्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट हमारा नेचुरल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते बाय मैन, मतलब कि उनकी देखरेख मैन नहीं करता, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट्स ऑन देयर ओन आर कॉल्ड द वाइल्ड प्लांट्स। अब ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो प्लांट खुद से ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। अब जो ये वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ये भी कल्टीवेटेड नहीं होते मैन के द्वारा, मतलब उनके अंदर मैन का कोई रोल नहीं होता। अब टर्म वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो नेचुरली फॉरेस्ट के अंदर या फिर किसी भी नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे मैन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब इस टर्म का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, वाइल्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये वैसे वाइल्ड एनिमल और बर्ड के लिए यूज की जाती है वाइल्ड लाइफ, पर इसके अंदर वाइल्ड प्लांट्स भी इंक्लूडेड होते हैं।
अब टर्म है हमारे पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक बहुत टाइप की वेराइटीज़ हैं हमारे पास, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल वेराइटी। बायोलॉजिकल वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ होंगी, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, अब हैबिटेट को भी हम एरिया ही बोलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाएंगे जब अलग अलग वेराइटीज़ को, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट होना ही बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या डिनोट करेगी कि स्पीसीज की रिचनेस कितनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब इस एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज हैं एक चीज़ की, जैसे प्लांट्स की कितनी स्पीसीज हो रही हैं, एनिमल्स की कितनी स्पीसीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज हैं। नाउ द टर्म इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इंक्लूड होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब हमारे इंक्लूड होंगे किसी एक ऐसे सिस्टम में जो किसी एक एरिया का होएगा और साथ में उसके फिजिकल एनवायरनमेंट भी होएगा जो उसके अंदर रहते हैं, उस पूरे को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है इन एन इकोसिस्टम द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स थ्रू द फूड चेन एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक उसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोयल है, एनवायरनमेंट हमारा जैसे एयर वगैरह, इन सब से रिलेटेड। तो जब हमारा कोई भी इकोसिस्टम होएगा उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ वो रहते हैं। किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, फूड चेन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। अब ये सब आपने पहले छोटे होते होंगे जब आपने पढ़ा होएगा कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल खा जाता है। तो ये इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, नीडिंग ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। इसके अंदर सिर्फ एक ये सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है, मतलब खुद से चलती है, बस इसमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए होता है, हमें स्टार्टिंग चाहिए होती है, किस चीज़ की चाहिए होती है, सनलाइट की। सनलाइट की जो एनर्जी होती है वहीं से स्टार्टअप सारा हमारा स्टार्ट होता है। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स कंफर्टेबल होते हैं और फ्लोरिश करते हैं खुद से नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर, मतलब जब उनको कोई भी मैन का इंक्लूड नहीं होता उनके अंदर, जब मैन इनके अंदर इंक्लूड नहीं करता है, तो उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आपस में ये कंफर्टेबल होते हैं, अपने आप फ्लोरिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। The biggest threat to existence and survival of wild animal and bird is deforestation। अब जो biggest threat होता है existence का और survival का, जो हमारे wild animals और wild जो birds होते हैं उनके सर्वाइवल का और उनके एग्जिस्टेंस का, मतलब वो कितने जीवित रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका सबसे बड़ा खतरा हमें किससे होता है, डिफोरेस्टेशन से होता है। अब हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। ये वर्ड हमारा फॉरेस्ट से मिलके बना हुआ है, डी प्लस फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन। और इसके कारण क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो फॉरेस्ट की क्लियरिंग्स होती है, मतलब जो कटिंग डाउन होते हैं फॉरेस्ट के ट्रीज का किसी बड़े सारे एरिया में, ये नहीं कि एक या दो पेड़ वहां से काटे हैं, मतलब किसी एक बड़े सारे एरिया में बहुत सारे पेड़ को जब काट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। फॉरेस्ट लैंड क्लियर कर दी जाती है ट्रीज की, किसी ना किसी अदर पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं वो बात करते हैं हम। डिफोरेस्टेशन क्यों होता है, मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज क्यों होती है, उसके कुछ हमारे पास रीजंस हैं। नंबर 1 क्या है,
फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन द वुड फॉर यूजिंग अ फ्यूल। फ्यूल यूज करने के लिए हमें वुड की जरूरत होती है, इसीलिए फॉरेस्ट ट्रीज को काटा जाता है। नंबर 2 पे है फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन द वुड फॉर मेकिंग डोर, विंडो एंड फर्नीचर। अब डोर, विंडो, फर्नीचर ये सब भी तो हमारे वुड से ही मिलके बनते हैं, तो वो क्या है, फॉरेस्ट ट्रीज इसीलिए कट किए जाते हैं। नंबर 3 पे पेपर को बनाने के लिए भी हमारा वुड का ही यूज होता है। नंबर 4 क्या है कि मोर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, मतलब जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में लेने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वजह से फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है। एंड नंबर 5th पॉइंट इज forest trees are cut down to get land for building house, factories, roads and dams। इस तरीके की अगर हमें कुछ चीज़ें बनानी है जहाँ से हमारी रोड जा रही है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। ऑल द अबव कॉज ऑफ फॉरेस्टेशन आर मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो ये जितने भी कॉज थे डिफॉरेस्टेशन के, सारे मैन मेड ही हैं, क्योंकि सबके सब मैन की ज़रूरतों के लिए होते हैं, तो वही ये सब करते हैं। दीज आर ऑल्सो नेचुरल कॉजेज। अब जो हमारे पास क्या है, बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी है डिफॉरेस्टेशन के, सिर्फ मैन मेड से ही डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, नेचुरल कॉज से भी होता है। जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है पूरे फॉरेस्ट की नेचुरल प्रोसेस के कारण। कुछ नेचुरल कॉजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे आग लग जाती है हमारे फॉरेस्ट के अंदर, सूखा पड़ जाता है जिस वजह से वो पेड़ गिर भी जाते हैं या उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। फॉरेस्ट फायर्स कैन बर्न डाउन ऑल द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट फायर होती है हमारी, वो क्या करती है, कंप्लीटली सारी वेजिटेशंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, फायर हो जाते हैं सभी के सब। और एंड व्हेन सेवर ड्रॉट्स ओकर, जब हमारी ड्रॉट ओकर होती है तो फॉरेस्ट क्या होता है, जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, क्योंकि पानी की वहाँ पे कमी हो जाती है। ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो असेंशियल होते हैं वेलबींग के लिए और मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। अब आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा थ्रेट है, एक खतरा है हमारे पास किस चीज़ का, डिफॉरेस्टेशन का। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो अर्थ के ऊपर ये एक थ्रेट है, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सरवाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। The destruction of forest by the excessive cutting down of forest trees can make the forest disappear completely one day। अब जैसे जैसे हमारे पास फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, चाहे वो नेचुरल कॉज से हों और चाहे वो मैन मेड कॉज से हों, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली एक दिन क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। द डिफॉरेस्टेशंस विल हैव द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज फॉर अस, अदर एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए या किसी दूसरे एनिमल्स के लिए या हमारे लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो हम एक एक करके नोट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो डिफॉरेस्टेशन होएगी उससे क्या होएगा, वुड का शॉर्टेज होएगा। अभी तो हमारे पास वुड क्या होएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है धीरे धीरे। अब जब कम्प्लीटली फॉरेस्ट हमारे डिसअपियर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होएगी, शॉर्टेज हो जाएगी वुड की। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, जो हमें फॉरेस्ट से अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे वुड ऑब्टेन्ड होते हैं हमारे फॉरेस्ट ट्री से, वो किसके लिए लिए जाते हैं, फ्यूल के लिए लिए जाते हैं, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इन सब के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट होती है। तो धीरे धीरे इनकी शॉर्टेज ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी वुड की, इन सब पर्पसेस के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं वो जैसे हनी है, गम, सीलिंग वैक्स, कैटेचू एटसेट्रा, ये सब भी हमारे क्या है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर हमारे पास ट्रीज़ की अगर हमारे पास शॉर्टेज होएगी, तो ट्रीज़ के ऊपर से मिलने वाले हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो उनकी भी शॉर्टेज होएगी। वी विल ऑल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू टू कट डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज।
Number 2 is deforestation will cause an increase in temperature of Earth's atmosphere leading to global warming. Deforestation से क्या होएगा, टेम्परेचर भी हमारा राइज कर जाएगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होएगी. ग्लोबल वार्मिंग का नॉर्मली मतलब क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना. जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से और प्रोसेस करते हैं फूड मेकिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. जब लॉट ऑफ ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं ना, तो बहुत कम पेड़ रह जाते हैं हमारे पास, जो क्या करेंगे, कम कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करेंगे, और जिसकी वजह से एक तो हमारे पास फूड भी कम बनेगा और जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती जाएगी. क्योंकि पहले एग्जांपल लेके चलते हैं हम, अगर 10 ट्रीज है हमारे पास, पहले 10 ट्रीज क्या करेंगे, वो करेंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हमारे पास पहले 10 ट्रीज कर रहे थे और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में से कम हो रही थी. अब क्या होएगा, अगर हमारे पास 2 ट्रीज या 3 ट्रीज लेफ्ट हैं, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड 10 करते थे तो उनसे तो कम ही यूटिलाइज करेंगे ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होएगी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेती है सन की हीट को, जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के अंदर. जैसे हमारे पास ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. तो यहाँ से क्या होएंगी, जैसे ही हमारे पास रेज आती हैं नीचे, वो वापस जाने की बजाय यहीं पे रह जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है. ट्रैपिंग होएगी जो हीट रेज की कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, उससे क्या होएगा, टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी. ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको पहले भी मतलब बता दिया कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज होएगा ओवरऑल टेम्परेचर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा लेवल की वजह से होता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होएगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो चुका है, यहाँ से क्या होएगा, जो पोलर आइस कैप्स हैं, जहाँ पे आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होएगा और उससे क्या होएंगे, सी लेवल हमारे इंक्रीज कर जाएंगे या रेज कर जाएंगे. उन रेज सी लेवल की वजह से फ्लड आएगी लो लाइंग कोस्टल एरियाज के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारी लाइफ के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी, इन सब के अंदर क्या है, लॉस हो जाएगा. तो ये हमारा मेन रीज़न भी था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होएगा. नंबर 3 इज डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सोयल इरोजन मेकिंग द सोयल इनफर्टाइल एंड लीड टू डिसर्टिफिकेशन. जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये सोयल इरोजन भी कॉज करता है, सोयल की इनफर्टिलिटी को भी कॉज करता है. जो रूट्स होंगे ट्रीज के बाइंड करेंगे पार्टिकल्स ऑफ टॉप सोयल टुगेदर. जैसे हमारे पास कोई पेड़ होता है, उसके नीचे क्या है, हमारे पास रूट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, आसपास की सोयल को बाइंड करके रखते हैं, अपने साथ में सोयल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं. अब इन बाइंडिंग की वजह से अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है या पानी आता है, मतलब जैसे फ्लड वगैरह के केस में, तो वो एबल नहीं होंगे कि वो टॉप सोयल को इजीली निकाल पाएँ, क्योंकि वो रूट्स हैं उनको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखती हैं. इसी तरीके से ट्रीज प्रिवेंट करेंगे सोयल इरोजन को. अब जब ट्री कवर करते हैं ना, वो सॉफ्टन करते हैं, हमारे कवर करेंगे, सॉफ्टन करेंगे इफेक्ट ऑफ हैवी रेन का फॉरेस्ट सोयल के ऊपर, ड्यू टू विच टॉप सोयल डज नॉट बिकेम लूज क्विकली. अभी मैंने आपको यही बताया कि जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स क्या करेंगी, उनको टाइटली होल्ड करके रखेगी टॉप सोयल को, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी, लूज नहीं होएगी, और यहाँ से भी सोयल इरोजन हमारी प्रिवेंट होती है. जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रीज के, वो कट डाउन हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, और यहाँ पे क्या होंगी, रूट्स भी नहीं बचेंगी. अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो गया तो रूट्स नहीं बचेंगी जो बाइंड कर सके सोयल पार्टिकल्स को साथ में, और उनको प्रिवेंट कर सके स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन वाटर के फ्लोइंग, या जो बहाव होता है रेन वाटर का, उनसे सोयल को प्रिवेंट कर सके.
Since there is no tree cover on the soil to soften the effect of the heavy rains, अब हमारे पास कोई ट्री नहीं है जो सोयल को सॉफ्टन कर सके हैवी रेन के इफेक्ट से, तो जो बेयर टॉप सोयल है, मतलब जिसके अंदर कोई रूट्स वगैरह नहीं है, वो लूज हो जाएगी क्विकली बाय फोर्स ऑफ फॉलिंग रेन वाटर एंड इरोड्स द रैपिडली। तो इसी वजह से जैसे उसके ऊपर रेन वाटर गिरता है तो उसकी वजह से वो लूज हो जाएगी बहुत जल्दी और क्या हो जाएगी, इरोड्स हो जाएगी रैपिडली, मतलब कि जो पानी होएगा उसके साथ में बहाव में चली जाएगी। दस फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन, जितने कम ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा सोयल इरोजन होएगा। जो टॉप लेयर होती है सोयल की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, तो जो रिमूवल हो जाएगा अगर टॉप लेयर ऑफ सोयल का सोयल इरोजन के टाइम पे, तो उससे क्या आएगा, लोअर हार्ड और रॉकी लेयर आ जाएंगी ऊपर। जो लोअर लेयर होती है सोयल की वो कम ह्यूमस होता है उसके पास और फर्टाइल भी वो कम होती है, जिसकी वजह से सोयल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज करने लग जाएगी। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस लेस फर्टाइल सोयल, अब जो लेस फर्टाइल सोयल होगी उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है एक डेजर्ट के अंदर। अब जो ये प्रोसेस होएगी एक फर्टाइल लैंड का डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। दस डिफरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो डिफरेस्टेशन हमारा किस चीज़ का कारण हुआ, सोयल इरोजन हो रही है, सोयल की इनफर्टिलिटी हो रही है, तो वो डिजर्टिफिकेशन का कारण हो गया। will cause frequent flooding of rivers leading to loss of life and property। जो डिफरेस्टेशन होएगा उससे क्या होएगी, फ्लोडिंग होएगी रिवर्स की, जिससे लॉस हो जाएगा लाइफ का और प्रॉपर्टी का। जो रूट्स होती है फॉरेस्ट ट्रीज की वो एब्जॉर्ब करती है रेन वाटर को और उसको क्या करवा देती है, परकोलेट करवा देती है ग्राउंड के अंदर, मतलब जो वाटर का होता है वो रिसाव हो जाता है ग्राउंड के अंदर। इससे जो अमाउंट है रेन वाटर की वो कुछ ना कुछ कम होएगी, जिससे जो बचा हुआ पानी है वो क्विकली रश कर जाएगा रिवर्स के अंदर और फ्लोडिंग नहीं होएगी। जब फॉरेस्ट ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं तो परकोलेशन नहीं हो पाती रेन वाटर की सोयल के अंदर, वो कम हो जाएगी परकोलेशन, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन वाटर रह जाएगा वो डिफोरेस्टेटेड सोयल रशेज इनटू द रिवर्स क्विकली, जिससे क्या होएगा, जो डिफोरेस्टेटेड सोयल होएगी हमारे वहाँ से क्विकली फ्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हैं इतनी अमाउंट वाटर की होल्ड नहीं कर पाएंगे। इन दिस वे डिफोरेस्टेशन डिक्रीज कर देगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल विच लीड्स टू द फ्लड। डिफोरेस्टेशन से फिर क्या होएगा, सोयल इतना वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फ्लड का कोज होता है। अनदर रीज़न क्या है फ्लड का, सोयल इरोजन है, जो डिफोरेस्टेशन की वजह से ही होता है। जो इरोडेड सोयल होती है वो भी रेन वाटर के साथ में पानी के साथ में बहाव करके रिवर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जैसे हमारे पास ये रिवर की डेप्थ थी, कुछ हाइट थी रिवर की, तो अंदर की साइड उसको हम डेप्थ बोलते हैं, तो जो डेप्थ थी रिवर की वो क्या आएगी, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोयल पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और जो डेप्थ अगर उसकी डिक्रीज होती है तो यहाँ पे रेन वाटर इतना कलेक्ट नहीं कर पाएगा हमारा रिवर, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो हो जाएगा बैंक ऑफ रिवर्स से एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर, जहाँ पे फ्लड कोज करेगी। दिस फ्लड डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप हाउसेज एंड इवन ड्रोन पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज। अब फ्लड से क्या होएगा, लाइफ की, प्रॉपर्टी की और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह हैं इन सब का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। Now the fifth one point is deforestation affect the water cycle leading to the decrease in the rainfall. The decrease in rainfall lowers the groundwater level and could cause the drought. जो deforestation होएगा उससे क्या होएगा, वाटर साइकिल में इफेक्ट पड़ता है, जो रेनफॉल में डिक्रीज होता है, और जो डिक्रीज होएगा रेनफॉल में वो ग्राउंड वाटर लेवल को लोवर्स कर देता है और उससे क्या होती है, ड्रॉट कोज होता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्राउंड वाटर होता है उसको
मतलब उसके ग्राउंड वाटर के अंदर ज़्यादा परसेंट फॉरेस्ट ट्रीज की ही होती है, वो रूट्स के थ्रू उनको सक करके एटमोसफियर के अंदर वाटर वेपर बना के बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब ये क्या करता है, रूट्स के थ्रू उसको सक करता है इनटू द एटमोसफियर एज द वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब इवेपोरेशन होएगी लीव्स से। जैसे ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज पहले तो रूट्स के थ्रू नीचे ले आते हैं वाटर को, यहाँ से उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और ऊपर जाके लीव्स वगैरह में से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से यहाँ से वाटर को छोड़ दिया। तो ये वाटर वेपर्स होते हैं, ये करते हैं हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन इन दैट एरिया, उस एरिया में क्या आएगी, रेन आएगी वाटर वेपर्स की वजह से। जब फॉरेस्ट ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ट्रीज रह जाते हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। अब जब लेस वाटर वेपर होएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो लेस रेनफॉल होएगा इस एरिया में। अब जब लेस रेनफॉल होएगा एरिया में तो लेस वाटर पर्कुलेट करेगा ग्राउंड के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर कम पानी जाएगा। अब ड्यू टू दिस ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा कम हो जाएगा। अब जो शॉर्टेज होएगी सरफेस वाटर की एंड ग्राउंड वाटर की ड्यू टू परसिस्टेंट लो रेनफॉल इन एन एरिया कैन लीड टू द ड्रॉट। अब जब वाटर लेवल हमारा लो हो जाता है किसी भी सरफेस वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, या फिर ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा ड्रॉट होता है। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है अबनॉर्मल लो रेनफॉल का, लीडिंग टू द सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ड्रॉट। मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है जिसमें रेनफॉल कम होती है हमारी एबनॉर्मली, और उससे क्या आएगा, पानी की कमी होएगी, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। इस डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, इंक्रीज चांस होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के, जैसे फ्लड होगी, ड्रॉट होगी। अगर डिफॉरेस्टेशन का होता है हमारा, उसके कारण ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है। और नाउ द सिक्स्थ वन पॉइंट इज deforestation lead to the extinction of many wild animals and the plants। extinction का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी होते हैं हमारे पास, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है वाइल्ड, वो भी एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, बर्ड्स के, एज वेल एज प्लांट्स के। जब फॉरेस्ट ट्रीज और अदर फॉरेस्ट प्लांट्स है कट डाउन कर दिए जाते हैं तो जो नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का और बर्ड्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। These homeless wild animals fall prey to the human beings and get killed। अब जो ये होमलेस वाइल्ड एनिमल्स थे, ये क्या ह्यूमंस की वजह से मारे जाते हैं। मोर ओवर इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल और बर्ड इतना फूड भी नहीं गेट कर पाते, जिसकी वजह से वो भूखे ही मर जाते हैं। इन दिस वे मैनी एनिमल और बर्ड स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, मतलब लुप्त हो जाती है और गायब हो जाती है उस एरिया से। जब वह फॉरेस्ट क्लियर करते जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, बहुत सारी प्लांट वेराइटीज़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। We have just studied the deforestation reduces the rainfall on the one hand and leads to the flood on the other। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण एक तरफ देखें तो रेनफॉल में रिड्यूस हो रहा है, मतलब बारिश इतनी नहीं हो पाती, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यहाँ पे फ्लड का कारण भी होता है। ये दोनों कंट्राडिक्टर सिचुएशंस हैं हमारे पास, कि मतलब एक तरफ तो हम देख रहे हैं जब रेनफॉल ही नहीं हो रही डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि फ्लड का कारण भी हो रहा है ये। अब यहाँ पे क्या होएगा कि जो डिफॉरेस्टेशन होती है ना, वो रेनफॉल को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो कम जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन के अंदर फ्लड किस लिए होती है, ये होती है कि जो पर्कोलेशन हो रहा है रेन वाटर का सोयल के अंदर वो कम हो जाता है और सोयल इरोडेड हो जाती है रेन वाटर डिपॉजिट की वजह से रिवर बेड के अंदर, और डिक्रीज हो जाता है वाटर कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ, जब डिफॉरेस्टेशन कैसे रिड्यूस करता है रेनफॉल को, कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अपना पानी कम दे पाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से रेनफॉल
हमारा वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा है फ्लड कैसे होती है, जब ये परकोलेशन होता है रेन वाटर का वो कम होता है क्योंकि वहाँ पे रूट्स वगैरह नहीं होती, तो सोयल का जो अंदर से परकोलेशन होता है वो कम होएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होएगी, तो साथ में सोयल भी बहेगी पानी के साथ में और वो रिवर बेड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी और उससे क्या होएगा, उसकी जो रिवर था हमारा उसकी भी कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर होल्डिंग की और वहां से फ्लड कोज करेगा। लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको पूरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के नए टॉपिक के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We have just studied that one of the adverse effects of deforestation, large scale cutting down of forest or the trees, is the destruction of natural habitats of the wild animals। जो adverse effect होता है हमारा deforestation का वो natural habitat पे भी होता है, wild animals और birds पे होता है। डिफॉरेस्टेशन पोजेस करता है एक सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल, मतलब एक खतरा होता है वाइल्ड एनिमल्स को, नेचुरल एनवायरनमेंट को डिफॉरेस्टेशन के कारण। जो लार्ज स्केल पोचिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की जो फॉरेस्ट में रहते हैं मैन के थ्रू, वो क्या होती है, वो भी एक बिग थ्रेट होती है इनके सर्वाइवल के लिए। जो डेथ होती है या किलिंग करते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स की, वो डिस्टर्ब कर देता है फूड चेन को जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है, जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम में अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस होती हैं, मतलब कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो नहीं होने चाहिए। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व द biodiversity, variety of species, to prevent the endangered species from becoming extinct, to maintain ecological balance in nature। हमें हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को, मतलब जितनी भी यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है एनिमल्स की, ट्रीज की, प्लांट्स, बर्ड्स, इन सब की जितनी भी स्पीसीज हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। एंडेंजर्ड होने से भी, मतलब जो गायब हो जाए बिल्कुल अच्छे पूरे तरीके से, या एंडेंजर्ड है मतलब कि एंडेंजर्ड का प्रॉपर मतलब होता है वो ख़त्म होने से पहले उनकी जो स्पीसीज रह जाती है, खतरा होता है, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, वो पूरे तरीके से गायब हो जाती है, तो उनको एक्सटिंक्ट होने से हमें उनको बचाना होता है। टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर, ताकि हम हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन कर सके। Some of the measures which can be taken for the conservation of forest and wildlife are given below। कुछ measures हैं हमारे पास जो हम conservation के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है। नंबर 1 है द अनएथोराइज्ड फेलिंग, मतलब जो हम कटिंग करते हैं अनएथोराइज तरीके से, टिम्बर वुड होती है जो हमारी टिम्बर है उसके लिए करते हैं, फायर वुड के लिए ज़रूरत होती है जो, उसको हमें इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, डिप्लेशन होता है फॉरेस्ट का, डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स। जो बर्ड्स का और एनिमल्स का नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको ये सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड एक्सपोजेस देम टू क्रूटली ऑफ मैन एंड वेल एज द नेचर। इससे क्या होएगा, नेचर और मैन है वो क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल इनको पूरा एक्सटिंक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। In case of government authorized felling of forest trees, for every acre of forest cut down, an equal area of land should be planted with saplings of trees to make up for the loss in the long run। और जो गवर्नमेंट की एथोराइज फेलिंग होती है फॉरेस्ट ट्रीज की, जो कटिंग होती है ट्रीज की एथोराइज तरीके से, उसमें हमें हर एक एकड़ फॉरेस्ट की कट डाउन करने के लिए, जैसे हम अगर 1 एकड़ में कट कर रहे हैं ट्रीज को, तो इक्वली अमाउंट में हमें एक लैंड के ऊपर प्लांट करने चाहिए ट्रीज को। सैपलिंग्स होनी चाहिए ट्रीज की, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स बोलते हैं, तो ताकि वो लॉस ना हो और लंबे टाइम तक वो लॉस ना चले। थर्ड वन इज natural habitats of wild animals should be preserved by establishing conservation areas, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, ताकि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बना रहे, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड रह सके।
एक टोटल बैन होना चाहिए, इम्पोज होना चाहिए ऑन द पाउचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल और द बर्ड। किसी भी बर्ड की या वाइल्ड एनिमल की अगर किलिंग होती है तो उसके ऊपर एक टोटली बैन होना चाहिए। ये हम अगर 4 पार्ट, हमारे जो 4 पॉइंट है, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो यहाँ से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहती है, प्रिजर्व रह सकती है। नेक्स्ट वन है बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला है कि ये सब चीज़ें बनानी चाहिए जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वाइल्ड एनिमल्स को नेचुरल सराउंडिंग्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पास 3 प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ्स को, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को हम कंजर्व कर सके। नंबर 1 बायोस्फीयर रिजर्व, नंबर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंबर 3 इज नेशनल पार्क्स। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय लॉ विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट अवर कंट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। हमारे पूरी कंट्री में एक लॉ के तहत इनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ्स को कंजर्वेशन करते हैं, प्लांट्स का, एनिमल्स का। एनिमल्स एंड प्लांट्स को हम साथ में क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फना, जो हमारे एरिया में प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कटिंग है फॉरेस्ट ट्रीज की, कल्टीवेशन है क्रॉप्स की, प्लांटेशन है, कैटल्स की ग्रेजिंग होती है, वहाँ हंटिंग होती है, पाउचिंग है वाइल्ड एनिमल्स की, ये सब वहाँ पे अलाउड नहीं होता उन एरियाज जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनमें। जो पर्पस होता है एस्टैब्लिशिंग सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स का इंडिया के अंदर, वो किस लिए होता है, ताकि वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व कर सके उनके नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर, जैसे फॉरेस्ट होते हैं उसी तरीके से, सो एज टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन द नेचर, ताकि नेचर के अंदर बैलेंस हेल्दी हो रह सके और एक्सटिंक्शन है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, वहाँ से उनको प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं तीनों को, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड थर्ड वन इज नेशनल पार्क्स। नाउ द फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। A biosphere reserve is a large protected area of land meant for the conservation of wildlife, biodiversity and the traditional style of tribal people living in the area। एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है लैंड का जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होती है और एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं या वहाँ पे फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करना एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। In creating the large areas of or conservation called the biosphere reserve, the need of local people to have access to the resources of this area has kept in the mind। जो उनकी लोकल नीड्स होती है पीपल्स की, उनको भी हमारे दिमाग में रखते हुए इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो एक स्पेशल फीचर होता है प्रोटेक्टेड एरिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। दैट की जो लोकल पीपल होते हैं और ट्राइबल्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, नेसेसरी पार्ट बोला जाता है इनको। 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स जॉइंटली मैनेज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व है वो बायोडाइवर्सिटी को भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को मेंटेन करके रखता है, मैनेज करके रखता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द बेसिक डिज़ाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिक डिज़ाइन कि किस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व होता है। A biosphere reserve is a very large conservation area which is divided into 3 zones। हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। इन तीनों जोन की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनर मोस्ट जोन होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं। जो कोर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का वो डिवोटेड होता है स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो चाहे ट्राइबल पीपल से रिलेटेड हो, वो अलाउ नहीं की जाती इसके अंदर, कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। जो ये इसके अंदर फिगर के अंदर जो ग्रीन पार्ट शो कर रखा है ये हमारा क्या है, कोर जोन है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज मिडल जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड द बफर जोन। जो मिडल जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, बफर जोन के अंदर सराउंड करता है कोर जोन को, मतलब ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर से बाहर वाली लेयर होती है। इन द बफर जोन ओनली लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो कंपैटिबल होती है कंजर्वेशन के साथ, उन्हीं को सिर्फ हम अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई रिसर्च वगैरह करनी है वो सब हो सकती है वहाँ, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, ये सब चीज़ें बफर जोन के अंदर अलाउड होती है। नाउ द थर्ड वन जोन इज आउटर मोस्ट जोन होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन के अंदर बहुत सारी नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जिससे फॉरेस्ट को या कोई भी वहाँ की वाइल्ड लाइफ को हानि ना पहुँचे, कोई हार्म ना हो, तो वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड होती हैं। जैसे हाउस की सेटलमेंट है ट्राइबल पीपल्स के लिए, कल्टीवेशन हो सके क्रॉप्स का, वो अलाउड होते हैं, नेसेसरी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि उनकी लाइफ को सस्टेन कर सके ट्राइबल्स पीपल। कुछ ट्राइबल पीपल हैं वो आउटर मोस्ट जोन में रहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जो सिर्फ डिपेंड होते हैं लोकल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ताकि वो खुद की नीड्स को फुलफिल कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो कंजर्वेशन होता है वाइल्ड लाइफ का और बायोडाइवर्सिटी का, वो कंबाइंड होते हैं इनकी सस्टेनेबल यूज़ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज से, ताकि उनको बेनिफिट भी मिल सके वहाँ से लोकल पीपल्स को। तो कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता नेचुरल रिसोर्सेज का बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं उसके अंदर, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है, उसी के अंदर नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ओपन टू टूरिस्ट अप टू द बफर जोन, उनके लिए सिर्फ बफर जोन तक ही वो ओपन होते हैं टूरिस्ट वगैरह के अंदर। कोई भी टूरिस्ट वगैरह या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो कोर जोन के अंदर अलाउड नहीं होती। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे इंडिया के अंदर। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर गिवन है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जो अंडमान और निकोबार के अंदर है। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व है जो असम में है। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्ट बंगाल में है। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कुछ एग्जांपल्स थे बायोस्फीयर रिजर्व के। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर है। जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वो थोड़ी सी यूनिक होती है। किस तरीके से यूनिक होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वहाँ पाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं अपर हिमालयन पीक्स के जैसे, और साथ में वो बिलोंग करते हैं लोअर वेस्टर्न घाट से। कंजर्विंग और प्रिजर्विंग ऐसे एरियाज़ की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देती है हमारे नेशन में। और जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी होते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 1 नेशनल पार्क है हमारे पास। जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कौन कौन सी है, बोरी सेंचुरी एंड पंचमढ़ी सेंचुरी। यहाँ इसमें आप इमेज में फिगर में देख भी सकते हो, पंचमढ़ी सेंचुरी यहाँ है, बोरी सेंचुरी यहाँ है और सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 हमारे पास सेंचुरीज है, बोरी सेंचुरी और पंचमढ़ी सेंचुरी, और 1 हमारे पास नेशनल पार्क है जिसको हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क। देयर इज ऑल्सो अ रिजर्वर जिसको हम तावा रिजर्वर भी बोलते हैं। अदर नेम्स हैं वो भी मैप के अंदर हैं, मतलब कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीटली दे भी रखी हैं। कहीं पे कुछ नाम है, पंचमढ़ी नाम है, नेमगन, बोरी, दैन, चूरना, ये सारी क्या है, बोरी सेंचुरी इनकी अंडरलाइन इस तरीके से है। रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या क्या हो सकता है, मतलब इसका रोल क्या होता है, सबसे मेन रोल तो यही होता है कि ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। तो इनके हम फंक्शन आगे स्टडी करते हैं। नंबर 1 है बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया, कंप्लीट जो वाइल्ड लाइफ होती है उस एरिया की उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है। नंबर 2 बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया, एरिया की बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखता है।
नंबर थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व प्रिजर्व द नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस, नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी ये प्रिजर्व करता है। फोर्थ वन इज बायोस्फीयर रिजर्व प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया विच इज कंपैटिबल विद द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कुछ हद तक ये प्रमोट करता है, मेंटेन रखता है। बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया, जो एरिया के आसपास या जो एरिया के अंदर ट्राइबल पीपल रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल को भी ये मेंटेन करता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रिवेंट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया, जो एरिया की कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन होती है जैसे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होती है या बहुत ह्यूमन के शेक के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, उनको भी वो प्रिवेंट करता है। Biosphere reserve provide the opportunities for the scientific research, environmental education and the tourism, इन सब के लिए भी वो opportunity provide करवाते हैं। Now the flora and fauna, अब हम बात करते हैं फ्लोरा और फन्ना के बारे में, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को हम फन्ना बोलते हैं। Some plants and animals typically belong to a particular area, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो टिपिकली बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर एरिया से, वो मतलब हर जगह नेचुरली पाए भी नहीं जाते या हर जगह नहीं होते, तो वो कुछ ही एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन द पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। जो प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनको हम उस एरिया का फ्लोरा बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो नेचुरली उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फना बोलते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, फ्लोरा एंड फना होते हैं उस एरिया के। दस फ्लोरा एंड फना मीन्स प्लांट्स एंड द एनिमल्स जो नेचुरली उस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे टीक, जामुन, फर्न, मैंगो, अर्जुन, ये क्या है, फ्लोरा है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के, मतलब इस एरिया के अंदर ये नेचुरली ग्रो होते हैं। चीतल, वोल्फ, लियोपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग, ये एग्जांपल्स हैं फोना के जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होते हैं। बिफोर वी गो फर्दर गिव द डेफिनेशन ऑफ द स्पीसीज, अब हम स्पीसीज वगैरह के बारे में जब बात करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दो नामों से बना हुआ है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एक ऐसा बेबी एनिमल होता है या कोई भी एक ऐसा बेबी प्लांट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में किसी टाइम के अंदर। वी कैन नाउ डिफाइन अ स्पीसीज एज फॉलोज, एक स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है कुछ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरब्रीड करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज हैव कॉमन फीचर्स, जो एक स्पीसीज होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उन सब की क्या होती है, कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज कैन बी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, इन्हीं की स्पीसीज हो सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, सबकी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो ये कंप्लीट ह्यूमंस की स्पीसीज होती है। जैसे टाइगर होते हैं, छोटे बड़े मोटे जो कुछ भी हो, मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह होते हैं वो पूरी स्पीसीज की कॉमन होती है। तो डॉग है, डॉग में जैसे अलग अलग कलर के डॉग हो सकते हैं, अलग अलग उनकी ब्रीड होती है। तो इसी तरीके से कैट है, काऊ, पिकॉक, सबकी क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं। देयर आर अबाउट 6 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in the world today। आज के टाइम पे 6 lakh species हमारी एनिमल्स की ढूंढ ली गई है अब तक, और 4 lakh species क्या है, प्लांट्स की। जो टर्म एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कुछ एग्जिस्ट करे किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में। तो इस पॉइंट को हम माइंड में रखते हुए, मतलब एंडेमिक किसी स्पेसिफिक जगह पे एग्जिस्ट करना, उन स्पीसीज की अब हम बात करते हैं। Endemic species are those species which are found exclusively in the particular area। किसी particular area में अगर किसी अमाउंट में कोई species पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, endemic species बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ सर्टेन एरियाज में, वो नेचुरली अलग अलग जगह पे नहीं पाई जाती दूसरे एरियाज में, वो सिर्फ एक ही एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होती है।
ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट स्पीसीज एंडेमिक हो सकती है किसी जोन के लिए, मतलब इस जोन में प्रेजेंट है सिर्फ, या किसी स्टेट के लिए बोल सकते हैं या किसी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। तो वो एंडेमिक है, वो किसी भी पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। particular type of animals or the plant species may be endemic to the zone, state और country। तो plants हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं साल और जो वाइल्ड मैंगो, हमारे दो प्लांट हैं। ये क्या दो एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा के हमारे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। वो सिर्फ नेचुरली इसी जगह पे पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट स्पीसीज हैं साल और वाइल्ड मैंगो, ये क्या है, एंडेमिक है पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के। द एनिमल्स है, जैसे एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं हम, इंडियन जायंट स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, बिसन है, ये नेचुरली हमारे पंचमेरिक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में पाए जाते हैं। इसीलिए ये तीन ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एंडेमिक है, हमारे एंडेमिक फौना बोल सकते हैं जिनको हम पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के लिए। तो ये हमारा था एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। यहाँ पे हमारे दो एग्जांपल दे रखे हैं, वाइल्ड मैंगो ट्री, दिस इज एंडेमिक टू पंचमेरिक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, एंड जायंट स्क्वेरल। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एंडेंजरिंग द एग्जिस्टिंग एंडेमिक स्पीसीज। बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन एग्जिस्टिंग स्पीसीज को खतरा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे मेन हमारा क्या है, फॉरेस्ट की जो तबाही होती है वो ही हमारा मेन रीज़न होता है। इंट्रोडक्शन होना नई स्पीसीज़ का या ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ये सब क्या है, हमारे अफेक्ट करते हैं नेचुरल हैबिटेट को, जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीसीज़ को खतरा बढ़ता है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए। इन सब रीजंस के कारण हमारी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं शायद वैनिश हो जाए हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, या फ्यूचर में अगर हम देखें तो वो शायद वैनिश हो जाए अगर इसी तरीके से चलता रहे तो आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आगे वाले टॉपिक्स को। इस 7 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का लिंक और साथ में प्लेलिस्ट का जहां चैप्टर 6 तक कवर हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के न्यू टॉपिक के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, पहले हम बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सेफ्टी होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी। द टर्म सेंचुरी मीन्स अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। A wildlife sanctuary is a protected area of land which is created for the protection of wild animals in their natural environments like forest in which no hunting is permitted। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम कैसे बोल सकते हैं, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है लैंड का जहाँ पे प्रोटेक्शन बनाई जाती है। किसके लिए प्रोटेक्शन होती है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए बनाई जाती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है। जैसे फॉरेस्ट को हम ले सकते हैं जहाँ पे हंटिंग परमिटेड नहीं की जाती, जहाँ पे हंटिंग नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, साथ में सुटेबल कंडीशंस होती हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट में। In a wildlife sanctuary, killing and capturing of wild animal is strictly prohibited। यहाँ पे इनकी कोई भी परमिशन नहीं होती, इनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, मतलब इनके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि इनके ऊपर किलिंग के ऊपर और एनिमल्स की कैप्चरिंग के लिए। A wildlife sanctuary does not allow any human activity which disturb the wild animals or their habitat। तो इस जगह पे ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स को या उनके हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करती है उसको हम क्या कर देते हैं, अलो नहीं करते, बैन हो जाती है वहाँ पे। तो इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं पीपल से।
कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स हैं जो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, मतलब जिनको हमारे एनवायरनमेंट से या लोगों से खतरा होता है उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोर्स। इंडिया एक प्रिजर्व वास्ट ट्रैक है फॉरेस्ट का, नेचुरल हैबिटेट्स का, उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो सब हमारी पूरी कंट्री के अक्रॉस स्प्रेड होती हैं। क्या प्रोवाइड करवाती है, एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है, फ्लोरा की, फन्ना की, एनिमल्स की एंड बर्ड्स की। Indian wildlife sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountains forest, bushlands in deltas of the big rivers। मतलब हमारी जो इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पे अलग अलग लैंडस्केप होते हैं और यूनिक होते हैं। जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट हैं, माउंटेन के फॉरेस्ट हैं, बुशलैंड्स हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको स्पेसिफिकली बर्ड सेंचुरीज के नाम से नाम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, मेजर इनहिबिटेंट्स बर्ड्स ही पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो इंडिया के अंदर हैं। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी केरला, सतकोसिया बासीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल, लोकचव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। अब हमने पीछे वाले लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया था। अब हम कंप्लीटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों ही बायोस्फीयर रिजर्व भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी दोनों को लीगली प्रोटेक्टेड किया जाता है। ये लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कंजर्वेशन के लिए या वाइल्ड लाइफ्स के कंजर्वेशन के लिए, उसके एनवायरनमेंट के साथ साथ। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में हम क्या दे सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जो स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा लैंड में, मतलब उसका एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑक्यूपाई करती है स्मॉलर एरिया। नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या होता है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन होती है बायोडाइवर्सिटी की, एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कंजर्वेशन होती है और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, मेनली वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट्स में। लोकल पीपल या ट्राइबल्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, लेकिन यहाँ पे लोकल पीपल भी परमिटेड नहीं होते, उनके पास भी कोई परमिशन नहीं होती है। नंबर 4 है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट्स हैं, ये यहाँ पे अलाउड की जाती हैं, बस आउटर मोस्ट जोन में अलाउड की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। तो बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों के अंदर ये हमारे डिफरेंस थे। कभी कभार हम जू में भी गए हैं, आप लोग भी गए हो, आपने देखा है जू के अंदर क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म होती है ना वो जू हम किसको बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स को बोलते हैं या फिर जूलॉजिकल पार्क्स को बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक लार्ज गार्डन या फिर एक पार्क होता है जहाँ पे बहुत सारे टाइप के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनको लाया जाता है अलग अलग कंट्रीज से और उनको एक केजेस के अंदर या एनक्लोजर्स के अंदर रखा जाता है ताकि लोगों को वहां से दिखा सके उनको बर्ड को या फिर किसी भी एनिमल को। उसको हम क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं या फिर जूलॉजिकल गार्डन। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को
एक जू बना दिया जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देनी है। मतलब जू के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज से एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एक ही जगह पे जहाँ पे जिस जगह पे हमें जोन सा एनिमल को प्रोटेक्ट करना है उस एरिया के सभी एनिमल्स वहीं पे नेचुरली प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है वो देखते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको शिफ्ट नहीं किया जाता। पर जू के अंदर क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आर्टिफिशियली सेटिंग्स में रहते हैं, जैसे केजेस हैं, एनक्लोजर्स हैं, और उनको अलग अलग एनवायरनमेंट से, अलग अलग कंट्री से लेके आया जाता है। A wildlife sanctuary contains wild animals and birds found locally. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जो किसी एरिया के लोकल में या आसपास में जो एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं वही होते हैं। लेकिन जू के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से लेके आए जाते हैं या अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड से भी लेके आए जाते हैं। मतलब सिर्फ स्टेट से ही नहीं डिफरेंट, बल्कि साथ में दूसरी कंट्रीज में से, हमारे वर्ल्ड में पूरी कंट्रीज हैं जो वहां से लेके आए जाते हैं। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट ओपन टू पब्लिक फ्रीली, जैसे कि जू होता है, पब्लिक विजिट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब फॉरेस्ट गार्ड्स हों साथ में या फिर उनकी परमिशंस हों। एक जू क्या होता है, ओपन प्लेस होता है, पब्लिक प्लेस होता है, जिसका एक फिक्स टाइम होता है एवरी डे। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जू के। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स हमारे क्या होते हैं। A national park is relatively large area of scenic beauty protected and maintained by the government to preserve the flora and fauna, landscape, historic objects of the area and the places of scientific interest। तो एक नेशनल पार्क क्या होता है, एक एरिया होता है, ये भी बहुत बड़ा एक मतलब ब्यूटी के साथ एक बड़ा एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो क्या प्रिजर्व करता है, प्लांट्स को और एनिमल्स के, इन दोनों को ही प्रिजर्व करता है। साथ में लैंडस्केप या फिर कोई भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो, या फिर कोई भी उस जगह का साइंटिफिक इंटरेस्ट है, उन सबको प्रोटेक्ट या मेंटेन किया जाता है। अनदर पर्पस क्या है नेशनल पार्क का, ह्यूमन रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। मतलब नेशनल पार्क किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि ह्यूमन की रिक्रिएशन हो और उसके उनके एंजॉयमेंट के लिए। पीपल आर अलाउड टू एंटर द नेशनल पार्क्स, पीपल अलाउड होते हैं नेशनल पार्क्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, वाइल्ड एनिमल्स को देख सके जो घूमते हैं, रोमिंग करते हैं खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे, और एन्जॉयमेंट होती है, इंस्पिरेशनल चीज़ें होती हैं, और साथ में एजुकेटिव पर्पसेस भी होते हैं। बेसिकली एक नेशनल पार्क एक एरिया होता है जो रिजर्व कर लिया जाता है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए, कुछ ऐसे पब्लिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ जो वहाँ पे परमिटेड होती हैं और कंपैटिबल होती हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए। नेशनल पार्क्स लार्ज होते हैं, डाइवर्स होते हैं, एनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब ये कंप्लीट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वही एक्टिविटी परमिटेड होती है जो कोई भी हार्म नहीं पहुँचाती या कंपेटेबल होती है हमारी कंजर्वेशन के लिए। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का नेशनल पार्क में, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। मतलब यहाँ भी कुछ बैन है, कुछ चीज़ों के ऊपर बैन होता है, जैसे किसी भी नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड है। नेशनल पार्क्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम्स, जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स हैं, इनसे भी प्रोटेक्टेड इनको किया जाता है, ताकि नेचुरल अट्रैक्शंस हैं वो उनकी प्रिजर्व रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, इस तरीके की भी वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होती। इंडिया के पास अप्रोक्सीमेट 80 नेशनल पार्क्स हैं। कुछ नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रांथमोर नेशनल पार्क राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात,
काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, डैचीगैम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। तो एक यहाँ से नेशनल पार्क को हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है नेशनल पार्क्स के अंदर, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क की, जो मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। ये सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व था इंडिया का। जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है वो हमारा इसी फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉक शेल्टर्स बोलते हैं, वो भी हमारे सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। ये जो रॉक शेल्टर्स होते हैं वो एविडेंस है प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन लाइफ का जंगल्स के अंदर, मतलब किस तरीके से पहले के ह्यूमन जंगल्स के अंदर रहते थे। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल हु लिव्ड इन दिस एरिया लॉन्ग एगो। ये किस चीज़ का हमें आइडिया देती है, ये रॉक शेल्टर्स हमें आइडिया देते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स पहले बहुत सालों पहले यहाँ रहते थे। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन दिस एरिया। इस एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट 55 रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस रॉक शेल्टर्स। इन रॉक शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स भी पाई जाती हैं। जो ये रॉक पेंटिंग्स होती हैं वो क्या डिपिक्ट करती हैं, किसी भी मैन की, एनिमल्स की फाइट कर रहे हों, या फिर हंटिंग है, डांसिंग है, मतलब ये सारी पिक्चरें या ये सारी पेंटिंग्स हैं, इन सबको दर्शाती हैं। द रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स, ये दोनों मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के। सतपुड़ा नेशनल पार्क के लार्ज स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल्स की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं वाइल्ड एनिमल्स की। कुछ उनमें से वाइल्ड एनिमल्स हैं टाइगर, गोर जिसको हम क्या बोलते हैं इंडियन बाइसन भी होता है, लियोपर्ड, इंडियन जायंट स्क्वेरल, सांबर, स्लोथ बियर, चेतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। एक टाइगर ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो हमारे फॉरेस्ट से स्लोली डिसअपियर होती जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर, जो किसके ऊपर काम करता है, टाइगर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्या चीज़ है, Project Tiger is a wildlife conservation project which was launched by the Government of India in 1972 to protect the tigers in the country। तो पूरी कंट्री के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है टाइगर्स की, ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो क्या इंश्योर था कि सर्वाइवल और मेंटेनेंस रखना टाइगर की पॉपुलेशन का, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड टाइगर रिजर्व्स थ्रू आउट द इंडिया, जिसके कारण वहाँ क्या बना दिए, थ्रू आउट पूरे इंडिया में टाइगर के रिजर्व्स बना दिए ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके उनके सर्वाइवल के लिए। 28 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में प्रेजेंट है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने बताया है उसके अंडर ये काम करते हैं रिजर्व्स। Under the Project Tiger, a significant increase in the population of tigers has been seen in the Satpura Tiger Reserve of Satpura National Park। जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा वर्क हो रहा है पूरे इंडिया के थ्रू आउट, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, जो हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज दिखाई दे रहा है, वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखाई देता है जो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर प्रेजेंट है। एक बार वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लोयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलोज, बारासिंगा, ये भी नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते थे। ऑल दिस वाइल्ड एनिमल्स अब वैनिश हो चुके हैं सारे के सारे इस एरिया से, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ हुई थी एक पीपल्स की, उनकी जो आसपास रहते हैं, उस एरिया के आसपास रहते हैं, उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ से ये सारे लोयंस है, जो एलिफेंट्स है, वाइल्ड बफेलोज है, बारासिंगा है, ये क्या है यहाँ से वैनिश हो चुके, ख़त्म हो चुके हैं।
इट इज़ अ पिटी दैट इवन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व्स आर नॉट सेफ। अब ये भी हमें देखना पड़ रहा है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं हमारे, जिनको हम प्रोटेक्टेड मानते हैं, वो भी आज के टाइम पे सेफ नहीं है, क्योंकि पीपल्स क्या करते हैं, उनके आसपास जो रहते हैं वो एनक्रोच करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइल्ड लाइफ जहाँ वहाँ पे उस एरिया के अंदर प्रेजेंट रहती है। किस वजह से डिस्ट्रॉय करते हैं? मेन रीजन हमारा मनी। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। इसको बहुत जल्दी ही हमें स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन ऑन नेशनल पार्क वी वुड लाइक टू गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखो, नेशनल पार्क के अंदर भी क्या होता है, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इनको प्रिजर्व किया जाता है, पर इसके साथ में थोड़े बहुत जैसे हमारे हिस्टोरिक पीसीज हैं, इन सब की भी प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन होती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी क्या होता है, एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोनों के मेन डिफरेंस क्या क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम इनको प्रिजर्व जरूर करते हैं, प्रोटेक्ट जरूर करते हैं एनिमल्स को, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई ग्रेट ब्यूटी होएगी। पर नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, साइनिक ब्यूटी जरूर होती है। नंबर 2 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल्स को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, नेशनल पार्क प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज द सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, हैबिटेट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द एरिया। जो मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया है कि इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, साइनिक ब्यूटी के साथ साथ एनिमल्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और हैबिटेट्स है जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 3 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट मींट फॉर द रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल, इट इज डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ओनली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, कोई रिक्रिएशन या एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती पब्लिक के, ये सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। पर नेशनल पार्क क्या होता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए, किस लिए गिफ्ट किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को, वहाँ पे पीपल्स के लिए एंजॉयमेंट और रिक्रिएशन भी देता है, या साथ में एजुकेटिव इंटरेस्ट भी होता है पीपल्स का। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजुअली डज नॉट अलो इजी एक्सेस टू द विजिटर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम इजीली विजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो नेशनल पार्क है वो अलो कर देता है विजिटर्स को लैंड में और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। इनके बारे में और साथ में रेड डाटा बुक है, रिफॉरेस्टेशन है या रिसाइकलिंग हो रही है पेपर की, वो जो बाकी के बचते टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का और साथ में इसके प्रीवियस पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के न्यू टॉपिक्स के बारे में, एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स हमने वो लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। तो ऐसी स्पीसीज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती पूरी अर्थ के ऊपर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो डाइड आउट हो चुकी है कम्प्लीटली, मतलब कहीं भी अगर अर्थ पे देखें तो वो हमें नहीं मिलेगी अभी। तो ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लास्ट लिविंग मेंबर है उनका स्पीसीज का, वो मर चुका है, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एनिमल्स भी हो सकते हैं या प्लांट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम बोलें कि जैसे कोई भी टाइप का एनिमल है वो इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एनिमल उस स्पीसीज का प्रेजेंट नहीं होएगा अर्थ पे। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस एनिमल स्पीसीज हैव डाइड आउट, वो कम्प्लीटली मर चुके हैं।
फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, ये जो डायनासोर्स का एग्जाम्पल है, ये एंशियंट टाइम में हमारे पास डायनासोर्स पाए जाते थे अर्थ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लंबे टाइम से। कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के, डायनासोर्स, डोडो, केव लोयन, कैस्पियन टाइगर एंड irish deer. All the members of these animals are dead. इन एनिमल्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो completely dead हो चुके हैं। अब हम इन एनिमल्स को दोबारा नहीं देख सकते। दे हैव ऑल वेनिस्ड फ्रॉम दिस अर्थ फॉर वेरियस रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स के कारण ये आज के टाइम पे हमारी अर्थ से गायब हो चुके हैं। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है? द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनको अभी खतरा है एक्सटिंक्ट होने से, मतलब गायब होने से जिनको खतरा है, जिनकी स्पीसीज या जिनके नंबर्स हैं वो बहुत कम रह चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ वेनिसिंग फ्रॉम द अर्थ, गायब होने की कगार पे हैं। दे आर द एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर इनके नंबर्स बहुत ही कम रह चुके हैं। एंड इफ वी डू नॉट टेक क्विक एक्शन टू सेव देम दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर हमने कोई भी क्विक एक्शन इनके ऊपर नहीं लेते हैं तो वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू सच अ लो लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन सून। ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो बिल्कुल ही बहुत कम अमाउंट में रह गए हैं, कम नंबर्स में रह गए हैं, वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। An animal species became endangered either because it is few in numbers, or it is being killed by the predators, or it is being hunted by the human beings, or its natural habitat is being destroyed by deforestation. इसमें इसने बोला है कि जो एनिमल स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड किन रीजंस के कारण होते हैं? या तो उनके नंबर्स कम रह चुके हैं, या फिर वो प्रीडेटर्स के थ्रू किल कर दिए जाते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा हंट कर लिया जाता है उनको, या फिर नेचुरल हैबिटेट के कारण जब डिफोरेस्टेशन होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। In fact, the survival of some wild animal is becoming more and more difficult day by day. बल्कि आज के टाइम पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है उनके कारण। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज के: टाइगर, स्नो लियोपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, एशियाटिक लोयन, डेजर्ट कैट, लोयन टेल्ड मैस्केव, नेमडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल एंड कश्मीरी स्टैग। इट इज़ नॉट ओनली द बिग एनिमल्स विच फेस एक्सटिंक्शन। अब हमारे पास सिर्फ ये एनिमल्स ही नहीं है जो एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, बड़े वाले एनिमल्स ही नहीं है सिर्फ, बल्कि साथ में ऐसे स्मॉलर एनिमल्स भी हैं। द स्मॉलर एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकेमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। बिगर एनिमल्स में से स्मॉल वालों को ज़्यादा खतरा होता है अगर उनके कंपैरिजन में बात करें तो। At the times, people kill snakes, frogs, lizards, bats and owls without realizing their importance in the ecosystem. मतलब आज के टाइम पे लोग इन सबको भी मार देते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं होती। They might be small in size, but their role in the ecosystem is very important, which can't be ignored. अगर उनका साइज स्मॉल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इकोसिस्टम के अंदर कोई रोल नहीं होता। अगर साइज स्मॉल है उसके बाद भी इकोसिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। The small animals form the parts of the food chain, food web, which are essential for maintaining a balance in the nature. आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा, जो एक जाल होता है पूरा कि इस एनिमल को ये वाला खाता है, इसको ये खाता है, उससे क्या होता है हमारा पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। तो अगर उनमें से कोई भी एनिमल डिसअपीयर होता है या वैनिश होता है
तो उससे हमारी फूड वेब पे, फूड चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पूरे इकोसिस्टम को वो मेंटेन नहीं रख पाता। By killing the animals, small animals, we are actually harming ourselves. Small animals को kill करने से हम खुद को harm करते हैं. This point will become more clear from the following example of snake. अब हम snake की बात करते हैं कि इस तरीके से अगर snake अगर हमारा disappear होता है या vanish होता है तो उससे हमारे इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्नेक इज स्मॉल वाइल्ड एनिमल। स्नेक क्या होता है, हमारा छोटा वाइल्ड एनिमल होता है। द स्किन ऑफ द स्नेक इज इन ग्रेट डिमांड फॉर मेकिंग फैंसी लेदर गुड्स, सो द स्नेक स्किन सेल्स एट अ हाई प्राइस इन द मार्केट। जो स्नेक की स्किन होती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है लेदर की गुड में, गुड लेदर की फॉर्म में, जैसे बेल्ट वगैरह है, ये सब चीज़ें क्या है स्नेक की स्किन से बनती है, तो इसकी डिमांड हाई है, तो जिसकी वजह से ये हाई प्राइस पे मार्केट के अंदर सेल होती है। अब कुछ पैसे बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, किल कर देते हैं स्नेक्स को इनडिस्क्रिमिनेटली इन द लार्ज नंबर्स टू ऑब्टेन देयर स्किन। उनकी स्किन्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में किल कर देते हैं। This large-scale killing of snakes disrupts the food chain in which snakes occur and creates an imbalance in the nature. अब इस स्नेक की किलिंग से कंप्लीटली जो फूड चेन होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और इससे क्या होता है, नेचर के अंदर इम्बैलेंस होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्नेक इज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर इन द सेंस दैट इट ईट्स वर्मिन्स, जैसे कि रैट्स हैं, माइस हैं, इन सबको क्या करता है स्नेक खाता है। जो पेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, तो ये क्या होता है, एक फ्रेंड होता है फार्मर्स का। अब जब स्नेक्स हमारे किल कर दिए जाएंगे लार्ज नंबर में उनकी स्किन्स के लिए, तो जो पॉपुलेशंस है स्नेक की वो ग्रेट लेवल पे रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद लेसर नंबर्स होंगे प्रीडेटर स्नेक्स के, तो पॉपुलेशन है पेस्ट की, जैसे रैट्स हैं, माइस हैं, इनकी क्रॉप फील्ड में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि उस जगह पे स्नेक बिल्कुल कम हो चुके हैं। तो जो इंक्रीज नंबर होएगा रैट और माइस का, वो क्या करेंगे, कंप्लीट जो फील्ड है हमारी वहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में लॉस होएगा। तो इन सब के कारण हमारे क्या होते हैं, साथ में जितना ज़्यादा हम स्मॉल एनिमल्स को किल करते हैं उनसे हम खुद को ही हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे नेचर को इम्बैलेंस कर देता है। अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। Red Data Book is the book or publication which keeps the record of all the endangered animals, plants and other species. Red Data Book एक ऐसी बुक होती है जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है सारे endangered animals और plants और या फिर कोई भी species हो उनका। एक्चुअली रेड डाटा बुक के अंदर लिस्ट ऑफ स्पीसीज होती हैं जो डेंजर में होती हैं, मतलब उस टाइम पे वो डेंजर में है, तो उन सब की लिस्ट हमारी रेड डाटा बुक के अंदर प्रेजेंट होती है। डिफरेंट रेड डाटा बुक्स होती हैं, प्लांट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग या फिर अदर स्पीसीज के लिए अलग रेड डाटा बुक्स होती हैं। Red Data book are being published in many different countries and provide useful information on the threat status of the various species. तो हमारी जो रेड डाटा बुक्स होती हैं वो पब्लिश की जाती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जिससे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि उस जगह पे कौन सी स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है या फिर क्या है, एंडेंजर्ड पे है। देयर इज ऑल्सो अ रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया। अब हमारी इंडिया की भी एक क्या है, रेड डाटा बुक है। कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ऐसी एनिमल्स की स्पीसीज जो उसके अंदर लिस्ट की गई है रेड डाटा बुक के अंदर, वो क्या है, फ्लाइंग स्क्वेरल, इंडियन जायंट स्क्वेरल, बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क, डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, स्नो लियोपर्ड एंड टाइगर। जो ये एडवांटेज है रेड डाटा बुक की मेंटेनिंग की, वो किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा कम नंबर में है, तो उनको हम उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके, जो वो डेंजर फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का, टाइमली उसके ऊपर हम रेमेडियल स्टेप्स ले सके, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं कंसर्न उनके ऊपर अच्छे से काम कर सके ताकि एक्सटिंक्शन ना हो।
अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की। एक हमारा टॉपिक ये भी होता है कि माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। तो माइग्रेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द बर्ड या फिर कोई भी एनिमल्स की मूविंग होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अकॉर्डिंग टू द सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम, जब एक बर्ड मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीजन एंड रिटर्न्स इन द डिफरेंट सीजन, मतलब कि एक बर्ड एक जगह से मूव करेगा एक सीजन के अंदर और फिर दोबारा से मतलब सीजन अलग आएगा तो उसी जगह पे वो रिटर्न करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज एन अडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड द कोल्ड कंडीशंस ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। अब जो माइग्रेशन होता है वो बर्ड का, ये इनकी एक अडेप्टेशंस होती हैं। क्यों होती है इनकी अडेप्टेशन, ताकि वो कोल्ड से या हार्श कंडीशन से अपने आप को बचा सकें और वहाँ से वो क्या करते हैं, नॉर्मल हैबिटेट के अंदर सरवाइव करने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे अब हम इनको डिस्कस करते हैं। When the winter sets in the cold region of the earth, जो अर्थ के कोल्ड रीजन्स होते हैं उनके अंदर जब विंटर होती है तो क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है उन रीजन्स के अंदर। तो बर्ड्स वहाँ से नॉर्मल रीजन्स के लिए माइग्रेट करते हैं, नॉर्मल रीजन्स में रहते हैं उस टाइम पे। तो अगर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करते हैं, इतने दूर जाते हैं जहाँ पे वार्मर प्लेसेस होते हैं अर्थ के, टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट एंड सर्वाइव। कोल्ड विंटर क्लाइमेट से बचने के लिए वो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। एंड व्हेन द विंटर सीजन इज ओवर, जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है तो दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स इन द कोल्ड रीजन्स। ये बर्ड्स वापस अपने ही कोल्ड रीजन में, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी उस एरिया के अंदर, वो वापस ओरिजिनल हैबिटेट्स के अंदर फ्लाई बैक कर जाते हैं। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम द वेरी कोल्ड रीजन्स टू वार्मर रीजन्स इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। अब जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये फ्लाई करते हैं बहुत दूर दूर के प्लेसेस पे हर साल, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे क्लाइमेट चेंज होता है। इनका पर्पस क्या होता है माइग्रेशन का, सिर्फ सरवाइव करने का होता है और कोल्ड कंडीशंस से एस्केप करने का, मतलब वहाँ से बचने का इनका यही एक पर्पस होता है। ऑल्सो फॉर ब्रीडिंग बाय लेइंग एग्स। India is one of the destination of many of the migratory birds coming from the very cold regions on the earth. इंडिया हमारा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं कोल्ड रीजन से। One of the most common migratory bird which comes to India every year for few months is the Siberian crane. Siberian crane एक ऐसा बर्ड है जो हर साल इंडिया के अंदर माइग्रेट करता है। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया। जो नॉर्मल हैबिटेट क्या है साइबेरियन क्रेन का, साइबेरिया। ये एक बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ से हर साल ये बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। When winter sets in Siberia, it gets extremely cold. तो वहाँ के जो फ्लाइज हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चल के हमारे वार्मर प्लेसेस पे आते हैं इंडिया के, जैसे भरतपुर है राजस्थान में, सुल्तानपुर है हरियाणा में, कुछ वेटलैंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट में और कुछ अदर पार्ट्स भी हैं इंडिया के, यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स। द साइबेरियन क्रेन्स स्टे इन द वार्मर प्लेसेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो साइबेरियन क्रेन है वो वार्मर प्लेसेस के अंदर इंडिया में फ्यू मंथ्स के लिए आते हैं। साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर एंड्स देयर। जो साइबेरियन क्रेन है वो फ्लाई बैक करते हैं साइबेरिया के अंदर जब विंटर ख़त्म हो जाती है। एंड क्लाइमेट बिकेम फेवरेबल, और हमारा क्लाइमेट क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर।
पेपर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो हम फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमारा पेपर है। पेपर वुड पल्प से बनता है, जो वुड के अंदर या फॉरेस्ट ट्रीज से जो वुड हमें प्रोड्यूस की होती है, जो मिलती है वुड, वहाँ से क्या होता है, हमारा पेपर बनता है। It has been estimated that 17 full grown trees are needed to make 1 ton of paper। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पूरे कंप्लीट ग्रोन ट्रीज की हमें ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ट्रीज को कट किया जाता है पेपर बनाने के लिए। पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो साथ में एक पेपर मेकिंग भी किस चीज़ का कारण है, डिफोरेस्टेशन का कारण है। सो वी शुड सेव द पेपर टू सेव द फॉरेस्ट ट्रीज। अब ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए हमें साथ में पेपर को भी सेव करना चाहिए, ताकि जितना पेपर सेव होएगा उतना कम यूज होएगा और उतने ही कम पेड़ों को काटा जाएगा। If each one of us saves just 1 sheet of the paper in a day, we can save many trees in a year। अगर हर एक इंसान सिर्फ 1 शीट पेपर की पर डे सेव करता है तो इसका मतलब हम बहुत सारे ट्रीज को 1 साल के अंदर सेव कर सकते हैं। We can save paper by writing fully on both sides of every sheet of paper in our notebook विदाउट लिविंग एनी ब्लैंक शीट्स। मतलब पेपर को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको कैसे सेव कर सकते हैं, दोनों तरफ दो पेज की जो दोनों साइड होती हैं उनके ऊपर हम प्रॉपरली राइट करें, कोई भी ब्लैंक उसके अंदर शीट ना छोड़े। वी कैन ऑल्सो सेव पेपर बाई यूजिंग चौक एंड स्लेट फॉर डूइंग रफ वर्क। रफ वर्क के लिए हम चौक और स्लेट को यूज कर सकते हैं। रीयूज ऑफ पेपर मीन्स दैट इफ पॉसिबल वी शुड यूज द यूज्ड पेपर अगेन। रीयूज ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है कि अगर हम पॉसिबल हो सके उस पेपर को दोबारा यूज कर सके तो उसको दोबारा यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, जो यूज्ड पेपर होते हैं एनवलप्स के, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं अंदर की तरफ से और उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अब टर्म है ये हमारी टॉपिक की, जो नाम है रीसाइकलिंग ऑफ पेपर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वेस्ट पेपर होता है उसको हम दोबारा यूज कर सके, रीसाइकिल कर सके, ताकि हम उसका न्यू पेपर बना सके और उस न्यू पेपर को दोबारा यूटिलाइज किया जा सके। पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, नोटबुक्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स आफ्टर रिमूविंग इंक फ्रॉम देम। पेपर को हम दोबारा किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं या फिर ऐसी नोटबुक्स हैं जो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, उनके ऊपर से अगर हम इंक को रिमूव कर दें तो वो पेपर दोबारा से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर ऑल ऑफ अस कीप ऑन कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, नोटबुक्स एंड पेपर रैपर्स एटसेट्रा, अगर हम सारे ये चीज़ों को अगर कलेक्ट करें और उनको पेपर मिल्स के अंदर सैंड कर दे ताकि वहाँ से रिसाइकलिंग हो सके, जंक डीलर के थ्रू, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाला बोलते हैं, उसके थ्रू अगर हम मिल पेपर मिल्स में अगर इन चीज़ों को पहुंचाते हैं तो हम बहुत सारे ट्रीज को सेव कर सकते हैं कट करने से। In fact, paper can be recycled 5 to 7 times for the use। अब पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार एक पेपर को, ताकि उसको हम दोबारा यूज कर सकें। वी शुड सेव द पेपर। सबसे पहले हमें पेपर को सेव करना चाहिए। नंबर 2 पे फिर हमें पेपर को रीयूज करना चाहिए और नंबर 3 पे हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। बाय डूइंग दिस we will not only save the trees but also save the energy and water needed for manufacturing the paper। ये सब करके हम सिर्फ ट्रीज को ही नहीं, साथ में एनर्जी को भी और वाटर को भी, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे पेपर की वजह से जो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कम हो जाए। The amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। जो harmful chemicals का मटेरियल या जितना भी मटेरियल हमारा पेपर मेकिंग में यूज होता है उन सबको भी हम सेव कर सकते हैं। इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए। अब फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन,
किस लिए करना चाहिए इन सबको? इनका रीज़न है हमारे पास, ताकि फॉरेस्ट ट्रीज को सेव कर सके, वाटर को सेव कर सके जो पेपर मेकिंग में यूज़ होता है, एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव कर सके जो पेपर मेकिंग में यूज़ होती है, हार्मफुल केमिकल्स को भी रिड्यूस कर सके। नाउ द लास्ट वन टॉपिक इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन की बात करें हम, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थी? डिफोरेस्टेशन थी, मतलब पेड़ जो काटे जाते हैं वो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम थी। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज रीफोरेस्टेशन। रीफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रीफोरेस्टेशन। ट्रीज की प्लांटिंग ऐसे एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था या वहाँ से बहुत सारे पेड़ों को काट लिया गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। टर्म रीफॉरेस्टेशन मीन्स टू कवर अगेन विद द फॉरेस्ट। रीफॉरेस्टेशन टर्म का मतलब क्या होता है? दोबारा उस एरिया को फॉरेस्ट के साथ कवर करना बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए पेड़ों को उगा के। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज which were cut down from the forest during the deforestation। डिफोरेस्टेशन के टाइम पे जो हमने प्लांट काटे थे उन्हीं प्लांट को वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं? दोबारा ग्रीव करवाते हैं सेम स्पीसीज के। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज हैव बीन कट डाउन। एटलीस्ट हमें जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही पेड़ दोबारा वहाँ पे प्लांट करने चाहिए। इन दिस वे में हम जो फॉरेस्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि वो सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज हो हर बार में। फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन वेल्थ ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री की जो फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन वेल्थ बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी caused tremendous damage to our lush green forest by the deforestation। डिफोरेस्टेशन से हमने बहुत सारे नुकसान कर दिए हैं आज तक। इफ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब हमें अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, रीफॉरेस्टेशन करना चाहिए। यही सिर्फ हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन है। रीफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस नेचुरली। रीफॉरेस्टेशन हमारा नेचुरली भी हो सकता है। अगर जो डिफॉरेस्टेटेड एरिया हैं उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, मतलब जहाँ से हमने बहुत सारे पेड़ों को काटा है और उनको कुछ टाइम के लिए हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, मतलब उनके अंदर हम कोई डिस्टरबेंस ना करें, तो वहाँ से भी क्या होएगा? जो हमारे पेड़ थे वो वापस अपने आप से दोबारा रीएस्टेब्लिश हो जाएंगे, उनकी नेचुरल ग्रोथ हो जाएगी ट्रीज की। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। देयर इज नो रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता। अब एडवांटेजेस क्या क्या है रिफॉरेस्टेशन की? रिफॉरेस्टेशन की बहुत सारी एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो हम यही मान ले कि वो डिफॉरेस्टेशन को कम करता है। कुछ एडवांटेजेस और है रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, टिम्बर है, ट्रेड है। मतलब अगर हम ट्रीज को कट करते जाएं, डिफॉरेस्टेशन करते जाएं, तो एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि पेड़ खत्म ही हो गया, तो उसके बाद हम पेपर इंडस्ट्री में, टिम्बर में, ट्रेड में, यहाँ से कहाँ से उनके लिए हम वुड का कलेक्ट करेंगे? तो उसका भी हमारे पास एक यही एडवांटेज है। अगर हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स को दोबारा से गेन कर सकते हैं। Reforestation will lead to decrease in global warming by reducing the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere। अब जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो, तो उससे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस होती है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिड्यूस होती है? जो CO2 की अमाउंट होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिड्यूस होएगी? जब CO2 की अमाउंट रिड्यूस होएगी। CO2 की अमाउंट कब कम होएगी? जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज होंगे और वो इनको इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो इस वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होती है।
तो थर्ड पॉइंट है रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज रेनफॉल इन एन एरिया। किसी भी एरिया में रेनफॉल इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और सूखा पड़ना या ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती। रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट द सोयल इरोजन एंड द फ्लड्स। सोयल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है ये, साथ में फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करता है एरिया ऑफ द अर्थ अंडर द फॉरेस्ट विच इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इससे क्या होता है, अर्थ का एरिया भी कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में फॉरेस्ट की फॉर्म में कंजर्व रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर सकते हैं। In order to meet the ever increasing demand for wood in the factories and the shelter के लिए या increasing जो demand हो रही है wood की forest trees को, उनको हम क्या कर रहे हैं, continuously cut down कर रहे हैं। तो it is quite justified to cut a limited number of trees for genuine developmental purpose। तो ये जस्टिफाई होना चाहिए कि जितने भी हम पेड़ काटते हैं वो लिमिटेड नंबर में हो, जेन्युइन डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। सेम टाइम पे हमें इतने ही नंबर, जितने हमने पेड़ काटे हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यू ट्रीज हमें वहाँ पे प्लांट करने चाहिए, ताकि हम नेचर में बैलेंस कर सके और अवॉइड कर सके अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को जो डिफोरेस्टेशन के कारण होते हैं। देर इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द इंडिया। इंडिया के अंदर एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी चलाया गया है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो एम्ड होता है एट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट। तो जो ये हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, ये किस चीज़ पे एक्ट करता है, इसका एम क्या है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, सेम टाइम पे जो बेसिक नीड्स होती हैं पीपल्स की जो आसपास रहते हैं फॉरेस्ट के, उनको भी मेंटेन करना। तो हमें क्या करना चाहिए, साथ के साथ एक पेड़ भी लगाना चाहिए। जैसे अभी सभी ये भी बोलते हैं कि आपको अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, मतलब हर साल अगर आप एक पेड़ को प्लांट करते हो तो वो किस वजह से बोलते हैं, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से बोलते हैं, ताकि हमारे क्या हो सके, रिफॉरेस्टेशन हो सके और ये सारी जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, वो सारी मेंटेन रह सके। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में आपको कंप्लीट चैप्टर का भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इस पूरी चैप्टर का एक ही वीडियो है। थैंक यू।